नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागूर्स ऐप पर। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और इन्जॉय कर रहे होंगे आप लोग इंडियन पॉलिटी की क्लासेस। और दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की देश की कार्यपालिका के संदर्भ में, और कार्यपालिका में भी सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं नाम मात्र कार्यपालिका को लेकर, जिसमें अध्ययन कर रहे हैं अपन राष्ट्रपति को लेकर। राष्ट्रपति के बारे में अपन ने कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त की। अनुच्छेद 52 पढ़ा, जिसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, जिसमें अपन ने चर्चा की कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 में अपन ने पढ़ा कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है, कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो आप लोगों को बताया गया कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रीय चुनाव में या निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दोस्तों, अगला अनुच्छेद 55, जिसमें अपन ने चर्चा की राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को लेकर, प्रोसेस क्या रहेगी उसके संदर्भ में अपन ने बात की कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और जिसमें अपन ने बिल्कुल डिटेल में चर्चा की। ये जो प्रक्रिया है राष्ट्रीय चुनाव की, आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जिसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करने वाला व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है। न्यूनतम कोटा का मतलब है कुल वैध मतों का 50% से एक अधिक। वो वोट अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। साथ में अपन ने चर्चा की कि एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कैसे निकाला जाता है, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को इस संदर्भ में डाउट रहा, मैं वापस क्लियर करना चाहूँगा। एक एमएलए या एक विधायक, एमएलए की फुल फॉर्म सबको पता होनी चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। और एक विधायक का मत मूल्य निकालने का सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या, और जनसंख्या कौन सी ईयर की, 1971 की, बटा निर्वाचित विधायकों की संख्या मल्टीप्लाई बाई 1/1000। इस सूत्र के द्वारा एक एमएलए, एक विधायक का मत मूल्य निकाला जाता है। दूसरा, एक सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र है सभी राज्यों की विधानसभाओं के एमएलए के कुल मतों का योग, टोटल वैलिड वोट्स, डिवाइड बाय निर्वाचित सांसदों की संख्या, जो इलेक्टेड एमपीज हैं आपके 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से, तो 776, ये टोटल मेंबर्स। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय निर्वाचन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी। और फिर अपन ने चर्चा की थी अनुच्छेद 56 को लेकर, राष्ट्रीय की पदावधि को लेकर कि राष्ट्रीय का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रीय कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व भी अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे दे, उस कंडीशन में भी 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है। दूसरा, पद पर रहते मृत्यु हो जाए, पद पर रहते मृत्यु। और तीसरा, पहला उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे। दूसरा, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए। या तीसरा, संविधान के उल्लंघन तथा अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, तो राष्ट्रीय कार्यकाल 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व अगर वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे, उस कंडीशन में भी अपने पद से हट सकता है। पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर तीसरा, संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए। दोस्तों, तो इन बातों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। नेक्स्ट, आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57 कहता है दोस्तों, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि
हमारे देश के संविधान में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि एक व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। एक व्यक्ति अनेक बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है। वो बात अलग है कि एक परंपरा हमारे देश में ऐसी बनी हुई है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर शेष कोई व्यक्ति दोबारा देश का राष्ट्रपति नहीं बना है। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति बने भारत के। समझ पा रहे हैं इस बात को? अमेरिका में भी यही कंसेप्ट है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। हालांकि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्चर, एक कस्टम, एक परंपरा ऐसी डेवलप हो चुकी है कि जिस परंपरा के अनुसार एक व्यक्ति केवल एक ही बार देश का राष्ट्रपति बनता है। क्लियर? तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 57 में किया गया है दोस्तों। क्लियर? चलिए अगला। अनुच्छेद 58 58 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, योग्यताएं क्या हैं? योग्यताएं क्या है? क्लियर? दोस्तों, अगर पहली योग्यता की मैं बात करूं तो वह भारत का नागरिक हो। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, 35 ईयर्स ओल्ड। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। दोस्तों, इस शब्द को बड़ा ध्यान से याद रखना है आपको। योग्यता रखता हो, सदस्य हो नहीं, और वह भी किसका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो। लाभ के पद पर कार्य न करता हो। ये दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यताएं। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, लाभ के पद पर कार्य न करता हो। तो दोस्तों, ये योग्यताएं हैं राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने के लिए। चलिए अगला। और अगला आर्टिकल है 59। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, विशिष्ट प्रावधान क्या है? अगर कोई व्यक्ति देश के राष्ट्रपति के पद पर है तो वह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है और वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किसी दूसरे पद पर है, तो उस कंडीशन में दोस्तों उसे उस पद का त्याग करना पड़ेगा, तभी वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है, अन्यथा नहीं। ये विशिष्ट प्रावधान है, शर्तें हैं अनुच्छेद 59 को लेकर। अगला अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, और वह है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ का उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति की इस अनुच्छेद के अंतर्गत। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि देश के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि देश के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया, कौन से शेड्यूल में किया गया है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका जवाब देते हैं तीसरी अनुसूची, शेड्यूल 3, जो गलत है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख दोस्तों संविधान की किसी भी अनुसूची में नहीं किया गया है, केवल और केवल अनुच्छेद 60 में इस बात का उल्लेख किया गया है। पहली बात। दूसरा, देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है?
तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, अगर सीजेआई अपने पद पर नहीं है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। राष्ट्रीय शपथ किस बात की लेता है? तो उस संदर्भ में अपन कहेंगे कि पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, संविधान के संरक्षण, तो संविधान के संरक्षण और लोक कल्याण की शपथ लेता है देश का राष्ट्रपति। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर, इस बात का क्या अनुच्छेद 60 में उल्लेख किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो देश के राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। जी हाँ, आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूँगा कि इसी अनुच्छेद 60 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में, मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, यह है अनुच्छेद 60 की बात। अगला अनुच्छेद, आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में बात है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। बहुत बार दोस्तों अनुच्छेद 61 से क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर 56 और जो 61 है वो हर बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। तो आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूँगा कि 56 में महाभियोग का आधार है बेसिस। बेसिस का मतलब संविधान का उल्लंघन व अतिक्रमण, संविधान के उल्लंघन व अतिक्रमण के आधार पर देश के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 56 में, जबकि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में है दोस्तों। प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61 में दोस्तों। क्लियर? अब क्या है प्रक्रिया, उसको लेकर अपन चर्चा करते हैं। सोच के देखिए दोस्तों कि देश के राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, संविधान का अतिक्रमण हुआ है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो उस कंडीशन में महाभियोग का जो प्रस्ताव लाया जाएगा, उस प्रस्ताव को लाने से पहले या महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले 14 दिन, ये दिन ध्यान में रखिएगा, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित नोटिस दिया जाएगा कि महामहिम तैयार हो जाइए। अब लिखित नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद की अगर अपन बात करें, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले राज्यसभा में ही लाया जाएगा या फिर पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। दूसरी बात, जिस भी सदन में लाया जा रहा है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए दोस्तों। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षरों के साथ सपोज कीजिए लोकसभा में पेश कर दिया गया और लोकसभा में उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया गया, तो जाएगा कहां? राज्यसभा में जाएगा। या तो दोस्तों राज्यसभा के दौर से पारित कर दिया जाए। पारित करने से पहले राज्यसभा में देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वह या तो स्वयं या फिर किसी अपने वकील के माध्यम से, महाधिवक्ता के माध्यम से, अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना
पक्ष रख सकता है कि हाँ भाई मैंने क्या किया जिसके बेसिस पे आप लोग इंपीचमेंट ला रहे हो मेरे विरुद्ध। अगर रखे गए पक्ष से दूसरा सदन सहमत हो जाता है और उस प्रस्ताव को पारित नहीं करता है तो वह प्रस्ताव वहीं पे खारिज हो जाएगा। सोच के देखिए दोस्तों, अगर राज्यसभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उस कंडीशन में देश के राष्ट्रपति को एक अधिसूचना जारी करके पद मुक्त कर दिया जाता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये एक कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, पिछला जो आरएसपी का एग्जाम हुआ उसमें भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब दोस्तों, राष्ट्रपति की विरुद्ध जो जारी की गई या फिर पारित की गई ये महाभियोग की प्रक्रिया है, इस महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन लोग भाग लेते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जबकि मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जब बात महाभियोग की आए तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। फर्क अगर डिफरेंस आप लोगों से पूछा जाए तो निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो दोस्तों भाग लेते हैं। ये बात नंबर 2। अब तक की अगर मैं बात करूं तो देश के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से नहीं हटाया गया है। क्लियर? अगला अनुच्छेद लेते हैं दोस्तों अपन। आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 और 62 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, और दूसरी बात कही गई है आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। 2 बातों का उल्लेख दोस्तों यहां पर किया गया है कि अगर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, अगर किसी कारणवश देश के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, किसी सपोज कीजिए राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएगा जो उपराष्ट्रपति रहेगा उसको, तो निर्वाचन करने का समय का उल्लेख किया गया है दोस्तों यहां पर। तो 6 माह है, अधिकतम 6 माह है, और ये 6 माह की अवधि पूरी होने से पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा दोस्तों। अगला, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तो अधिकतम 6 माह तक एक व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है दोस्तों। जब तक नया राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पिछले वाला राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा दोस्तों, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो 2 बातों का उल्लेख है, एक तो राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय, दूसरा आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति, अगर आकस्मिक रिक्ति हो गई, नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो दोस्तों वो शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं होगा। जैसा अक्सर लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में होता है, राज्य विधानसभाओं के संदर्भ में होता है कि किसी एमएलए का कोई पद खाली हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो जो दूसरा एमएलए आता है वो शेष अवधि के लिए आता है, लेकिन देश का राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा दोस्तों, शेष अवधि के लिए नहीं होगा, पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। क्लियर? आगे बढ़िए। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर बात करते हैं अपन अब। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार की शक्ति देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों।
पहली सामान्यकालीन या शांतिकालीन शक्तियां, दूसरी संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियां, नॉर्मल पावर्स और इमरजेंसी पावर्स। अब दोस्तों सामान्य शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो सामान्य शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो पहला कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स, दूसरा विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स, तीसरा वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स, चौथा समाधान की शक्ति, आर्टिकल 72 में अपन चर्चा करेंगे डिटेल में, परामर्शीय शक्ति आर्टिकल 143, सैन्य शक्तियां अनुच्छेद 143, सैन्य शक्तियां अनुच्छेद 53 आर्टिकल 53, परामर्शीय शक्तियों में अनुच्छेद 143, और लास्ट है कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। तो दोस्तों एक एक शक्ति को लेकर अपन डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहले कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो देश के राष्ट्रपति के द्वारा किन किन लोगों की नियुक्ति की जाती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्यपालिका शक्तियों को लेकर, और कार्यपालिका शक्तियों पढ़ेंगे कि किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। दूसरा, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश से वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, उपराज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति की जाती है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति भी देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों समझ पा रहे हैं आप लोग। और चौथा, सीएजी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंट है, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेवेंट और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों अगले क्लास में अपन डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।